हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो गाइस। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वेबर्स थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन। सो गाइस, वेबर्स ने क्या क्या असम्पशंस लिए थे, उनके थ्योरी का क्या क्रिटिसाइज किया गया था, तो ये सभी देखने वाले हैं। और तो फ्रेंड्स, ये रहा आज का टॉपिक, वेबर्स थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है ये। अल्फ्रेड वेबर was German economist. He was first person who gave industrial theory. This theory also known as least cost theory. ठीक है, ये इंट्रोडक्शन है गाइस। बेसिकली अल्फ्रेड जो वेबर थे वो जर्मन इकोनॉमिस्ट थे और ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी दिया हुआ था और इस थ्योरी को लिस्ट कोस्ट थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए अब कुछ एजम्पशंस उन्होंने अपनी थ्योरी में लिया हुआ है और क्या क्या एजम्पशंस लिए थे उनको देखते हैं। तो ही एज्यूम सच स्टेट इन विच होमोजीनियस कंडीशन। उन्होंने ऐसा एज्यूम किया था कि सारा जो कोई भी रीजन है वो होमोजीनियस कंडीशन में होता है, मतलब कि वहाँ पे समरूपता पाई जाती है। ठीक है, सेकंड एजम्पशन था सम रिसोर्सेज आर अवेलेबल एट एवरीवेयर, सम हैव फिक्स्ड लोकेशन। ठीक है, उन्होंने ऐसा एज्यूम किया था कि कुछ जो रिसोर्सेज है वो हर जगह पे पाया जाता है और कुछ फिक्स्ड लोकेशन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है द वर्क फोर्स हैज फिक्स्ड लोकेशन। वर्क फोर्स का मतलब है गाइस लेबर, वहाँ का जो लेबर है वो फिक्स्ड लोकेशन में पाया जाता है, ऐसा नहीं कि कहीं भी लेबर मिल जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है डिमांड फॉर प्रोडक्ट इज यूनिफॉर्म थ्रू द रीजन। मतलब किसी भी रीजन का जो डिमांड्स होते हैं वो यूनिफॉर्म मतलब कि एक समान होते हैं, उन्होंने ये एज्यूम किया था। और नेक्स्ट है गाइस लास्ट, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट एंड डिस्टेंस हैव पॉजिटिव रिलेशन। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट मतलब डिस्टेंस जितना अधिक बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट लगेगा। ठीक है, तो ये कुछ एजम्पशंस थे, मतलब कि अवधारणाएं जो वेबर ने अपनी थ्योरी में एज्यूम किया था। उसके बाद कुछ पॉइंट्स है गाइस, वर्ड्स है जिसे नोट में आप लोग लिख सकते हो समझने के लिए, जैसे कि यूबिक्यूटस। यूबिक्यूटस का मतलब होता है ऐसा मटेरियल जो हर जगह मिलता है, और प्योर मटेरियल का मतलब होता है वो मटेरियल जो वेट लॉस नहीं करता है। ठीक है, और ग्रॉस मटेरियल का मतलब होता है वैसा मटेरियल जो वेट लूज करता है, जैसे कि शुगर यानी कि गन्ना। ठीक है, द फिनिश प्रोडक्ट इज लेस इन वेट दैट वेट ऑफ रॉ मटेरियल। जैसे कि फिनिश प्रोडक्ट जो होता है उसका वेट जो है वो कम होता है एज कम्पेयर टू रॉ मटेरियल। ठीक है, इसी को बोला जाता है ग्रॉस मटेरियल। ये कुछ टर्म्स है जो आगे आप लोगों को समझने में आसानी होगी, इसलिए ये आप लोग नोट कर सकते हैं। अब चलिएगा समझते हैं हम लोग कॉस्ट अफेक्टेड बाय टू फैक्टर्स। ठीक है, तो कॉस्ट जो होता है वो टू फैक्टर्स के द्वारा अफेक्ट होता है। तो वो फैक्टर्स क्या क्या है? पहला फैक्टर है गाइस प्राइमरी फैक्टर और दूसरा है सेकेंडरी। प्राइमरी फैक्टर में हमारा आ जाता है लेबर कॉस्ट एंड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, एंड सेकेंडरी में आ जाता है एग्लोमरेशन। ठीक है, तो आगे देखते हैं गाइस, अब एक एक करके प्राइमरी फैक्टर और सेकेंडरी फैक्टर्स को देखेंगे और डील करेंगे और समझेंगे कि क्या है। ठीक है, पहले हम लोग देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का रोल क्या होता है। ठीक है, इसमें गाइस दो पॉइंट्स में हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे कि वन मार्केट वन रॉ मटेरियल, मतलब एक ही मार्केट है और एक ही रॉ मटेरियल है, तो उस कंडीशन में ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कैसे अपना रोल प्ले करता है। ठीक है, तो ये देखिए, इफ मटेरियल इज यूबिक्यूटस इट इज बेटर फॉर इंडस्ट्री इस्टेब्लिश नियर टू मार्केट। यूबिक्यूटस का मतलब यहाँ पे आप लोग देखे होंगे कि वैसा मटेरियल होता है जो हर जगह मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि वैसा मटेरियल जो हर जगह पे पाया जाता है, तो इसके लिए अच्छा होगा कि जो इंडस्ट्री है वो मार्केट के नज़दीक ही ये किया जाए, इस्टेब्लिश किया जाए। ठीक है, ताकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम लगे हम लोग। नेक्स्ट है गाइस, इफ मटेरियल इज प्योर बेटर फॉर इंडस्ट्री टू इस्टेब्लिश नियर टू मार्केट। अगर जो ये मटेरियल है वो प्योर है, प्योर का मतलब यहाँ पे देखिए वे मटेरियल जो वेट लॉस नहीं करते हैं, तो अगर मटेरियल यहाँ पे प्योर है तो भी हम लोग को जो इंडस्ट्री है वो मार्केट के नज़दीक ही इस्टेब्लिश करना चाहिए, जिससे हमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम लगेगा और हमें जो है वो मुनाफा होगा। ठीक है, और नेक्स्ट है इन केस ऑफ वेट लूजिंग मटेरियल, मतलब कि वेट लूजिंग मतलब कि ग्रॉस मटेरियल जिसे बोला जाता है, बेटर टू इस्टेब्लिश नियर रॉ मटेरियल। ठीक है, अगर ऐसा कंडीशन है जिसमें कि वेट लूजिंग मटेरियल्स है, तो हमें इंडस्ट्री जो है वो रॉ मटेरियल के नज़दीक ही इस्टेब्लिश करना चाहिए। ठीक है, ये बोला जा रहा है। फिर सेकंड है वन मार्केट टू रॉ मटेरियल। तो इफ रॉ मटेरियल R1 एंड रॉ मटेरियल R2 फाउंड एवरीवेयर वी विल सेट द इंडस्ट्री नियर मार्केट। अगर R1 और R2 जो रॉ मटेरियल है वो हर जगह पे पाया जा रहा है, तो हमें इंडस्ट्री को जो है वो मार्केट के नज़दीक ही इस्टेब्लिश करना चाहिए, क्योंकि इससे हमें इंडस्ट्री पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि रॉ मटेरियल तो हर जगह पे उपलब्ध है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है R1 एंड R2 आर फिक्स्ड एंड प्योर, जो वेट लॉस नहीं करते हैं, तो इंडस्ट्री आर नियर टू मार्केट। ठीक है, मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है सेकंड पॉइंट में कि वैसा जो मटेरियल जो वेट लूज नहीं कर रहा है, तो फिर भी हमें मार्केट के नज़दीक ही इंडस्ट्री को लोकेट करना चाहिए। और लास्ट में जो ये है, इफ R1 एंड R2 आर फिक्स्ड एंड ग्रॉस इन नेचर इन द केस वेबर इंडस्ट्री ट्रायंगल। ठीक है, तो ये जो लास्ट पॉइंट में इन्होंने बोला कि R1 और R2 अगर फिक्स्ड है और ग्रॉस इन नेचर मतलब कि वे वेट लूज कर रहे हैं, लूज मटेरियल्स हैं। ठीक है, तो हमें उन्होंने इंडस्ट्री को जो लोकेट करने के लिए इंट्रोड्यूस किया ट्रायंगल। तो आइए समझते हैं कि ये कौन सा ट्रायंगल है और क्या समझाते हैं इस ट्रायंगल के जरिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ ट्रायंगल के जरिए वेबर ये समझाना चाहते हैं कि हमें इंडस्ट्री कहाँ पे इस्टेब्लिश करना चाहिए, जिससे हमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो कम से कम लगे और हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है बेनिफिट हो, मुनाफा हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो फर्स्ट ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल ए, R1 मतलब रॉ मटेरियल 1 को मार्केट तक ले जाने में गाइस हमें 100 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करना पड़ रहा है। फिर R2 को भी मार्केट तक ले जाने में 100 किलोमीटर का दूरी तय करना पड़ रहा है, तो ये टोटल हो जाएगा हमारा 200 किलोमीटर का डिस्टेंस, जिससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो बहुत ज़्यादा लगेगा। अब सेकंड जो ट्रायंगल है उसमें ये क्या समझाना चाहते हैं कि जो R1 है और R2 है और यहाँ बीच में है गाइस इंडस्ट्री। ठीक है, तो R1 जो रॉ मटेरियल है वो इंडस्ट्री तक आने में 50 किलोमीटर और R2 जो है वो भी 50 किलोमीटर लग रहा है, और ये जो यहाँ पे रॉ मटेरियल आने के बाद फिनिश प्रोडक्ट को मार्केट तक ले जाने में 90 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे हमारा टोटल कितना हो गया, 50 और 90 190 किलोमीटर, तो यहाँ पे 10 किलोमीटर कम हुआ ना डिस्टेंस ट्रायंगल ए से। ठीक है, तो यहाँ पे कम हुआ। ट्रायंगल सी में देखिए R1 हो गया, R2 हो गया, और इंडस्ट्री अगर हम लोग सेंटर में लोकेट करते हैं तो यहाँ से 50 किलोमीटर, यहाँ से 50 किलोमीटर इंडस्ट्री तक ले जाने में रॉ मटेरियल को, और यहाँ से जो है मार्केट तक फिनिश प्रोडक्ट को ले जाने में 80 किलोमीटर लग रहा है। तो हमारा टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 100 और 80 180 किलोमीटर। तो ये जो है ये हमारा बेस्ट प्लेस है इंडस्ट्री को लोकेट करने में। यहाँ पे देखिए ये सेंटर ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल का जो सेंटर पॉइंट है वहाँ पे इंडस्ट्री को लोकेट करने से हमें बेनिफिट ही होगा, तो ये समझाना चाहते थे।
अब देखते हैं गाइस रोल ऑफ लेबर कॉस्ट, ठीक है। यहाँ पे ये समझाना चाहते हैं कि ये जो ट्रायंगल है उससे जितना हम लोग बाहर निकलते जाएंगे उतना हम लोग के लिए ये जो है क्या बोलते हैं लेबर कॉस्ट जो है वो बढ़ता जाएगा। जैसे कि गाइज यहाँ पे देखिए, और हम लोग को क्या करना है, जो यहाँ छूट गया गाइज देखिए R1 एंड R2, ठीक है। ये जो टच कर रहा है यहाँ पे पॉइंट, ये हम लोग के लिए गाइज बेस्ट पॉइंट है लेबर कॉस्ट के लिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए 400 रुपीज़ पर पर्सन मिल रहा है, ठीक है। तो ये लेबर कॉस्ट का फैक्टर इन्होंने समझाया कि जैसे जैसे हम लोग ट्रायंगल से बाहर आएंगे वो बढ़ते जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं सेकेंडरी फैक्टर्स में जो था वो क्या है, एग्लोमरेशन, रोल ऑफ एग्लोमरेशन, ठीक है। ये क्या है ये समझते हैं। तो एग्लोमरेशन अकर्स व्हेन सेवरल फर्म्स come together attain some threshold quantity of production when देन आइसोटोपिन इंटरसेक्ट, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे ये समझाना चाह रहे हैं वेबर कि एग्लोमरेशन का मतलब होता है जो अगर इंडस्ट्री अगर एक ही टाइप्स के है और वो अपना एक समूह बना लेते हैं और वो जहाँ पे मतलब इंडस्ट्री को अपने आसपास ही लोकेट करते हैं मिलजुल कर, और जहाँ पे एक इंटरसेक्शन पॉइंट होता है जहाँ पे सभी इंडस्ट्री के लिए एक पॉइंट ऑफ बेनिफिट होता है, उसी को एग्लोमरेशन बोला जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं हम लोग वेबर्स थ्योरी का क्या क्या क्रिटिसिजम्स थे। तो चलिए क्रिटिसिजम्स गाइस जनरली एजम्पशंस से ही निकाला जाता है, तो आइए देखते हैं। गाइस पहला जो एजम्पशन इन्होंने लिया था उदाहरण कि ही एज्यूम सच स्टेट इन विच होमोजेनियस कंडीशन, मतलब कि ऐसा स्टेट लिया था जिसमें होमोजेनियस कंडीशन होता है। लेकिन गाइस ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि किसी भी स्टेट का जो है कंडीशन जो है वो होमोजीनियस हो, मतलब समरूप हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो ये एक क्रिटिसिज्म हो गया इनका। फिर देखते हैं थर्ड नंबर का पॉइंट, जैसे डिमांड फॉर प्रोडक्ट इज यूनिफॉर्म थ्रू द रीजन, मतलब इन्होंने बोला है कि किसी भी प्रोडक्ट का जो डिमांड है वो हर रीजन में सेम होता है। बट गाइस ऐसा पॉसिबल है क्या कि किसी भी रीजन में जो प्रोडक्ट का डिमांड हमेशा सेम रहे? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, कभी डिमांड बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। तो ये भी इनका एक क्रिटिसिज्म हो गया। नेक्स्ट है गाइस जैसे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट एंड डिस्टेंस है पॉजिटिव रिलेशनशिप, ठीक है। तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट इन्होंने बोला था कि जितना ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ेगा उतना ज़्यादा कॉस्ट बढ़ेगा, बट ऐसा तो है नहीं गाइस हमेशा कि ऐसा ही हो। अगर बीच में गाइस कहीं ये जो प्रोडक्ट है उसे कुछ नुकसान हो जाता है या आग लग जाता है या कुछ डिजास्टर हो जाता है, तो गाइस उसमें हैंडलिंग चार्ज वगैरह जो होता है पैकेजिंग वगैरह का, तो सारा चार्ज बढ़ भी सकता है, ज़्यादा हो सकता है उससे। तो ऐसा कुछ एजम्पशन थे वो पूरी तरह से मान्य नहीं थे। तो ये कुछ क्रिटिसिजम्स थे इस थ्योरी के। तो ये था गाइस वेबर्स थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और कुछ भी क्वारीज हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट्स पूछ सकते हो मेरे से। तो गाइस वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।